राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। जो इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एपिसोड को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट। सूर्य ने कहा, नहीं साया, सिर्फ थप्पड़ नहीं, उसकी इस हरकत के लिए मैं उसकी जान ले लूँगा। इसका मतलब है आदमी भी उसके भेजे हुए थे, तुम्हें लेने आए थे, मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। तभी साया ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बोली, नहीं सूर्य जी, आप उसे नहीं मिलने जाएंगे। वह बहुत गिरा हुआ आदमी है। आपको और आपका और उसका कोई मुकाबला नहीं। आप उसे प्रॉमिस करें कि आप उसे दूर ही रहेंगे। उसकी यह बात सुनकर सूर्य उसके हाथ पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, मैं उसको वो हालत, इससे आगे वो कुछ बहता। उससे पहले ही साया ने उसके मुंह पर अपना एक हाथ रख दिया। सूर्य ने उसके हाथ को अपने मुंह से हटाते हुए कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा साया, आई प्रॉमिस। उसकी आंखों में कठोरता और उसकी बातों में उसका गुस्सा झलक रहा था। साया समझ गई थी कि वह अब उसकी नहीं सुनेगा। वह उसकी सुनता भी कब है। हमेशा तो वह अपने मन की करता है। ये सोचकर साया ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। सूरज जाने लगा कि तभी 2 कदम आगे चलकर वह रुक गया और पीछे पलटकर साया को देखा, जो खाली आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी। तभी वह उसके पास आया, उसके माथे पर किस करके बोला, मुझे कल तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, तुम आओगी ना? इस बात पर साया ने धीरे से सर हिला दिया और सूर्य वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद साया भी अंदर चली गई। अगला दिन एसएसआर कॉरपोरेशन में सूर्य अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसके केबिन में संभव आया और उसने सूर्य के सामने बैठते हुए कहा, अभी वर्मा भी शहर में नहीं है, शहर से बाहर गया है। सूर्य ने पलकें ही उठाकर उसे देखा और उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा भरा था। रह रहकर उसे साय की बातें याद आ रही थी। अभी वर्मा को उसके साथ बदतमीजी करना सूर्य को गुस्से की आग में जल रहा था। तभी उसने दांत पीसते हुए कहा, नज़र रखो उस पर, मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। वह जैसे ही दिल्ली वापस आए, उसका स्वागत मैं अपने तरीके से करूँगा। संभव ने उसे बात पर कहा, यह सब तो हो जाएगा, पहले तो ये बता कल का क्या प्लान है। तभी यश ने अंदर आते हुए कहा, अब कैसा प्लान? सरप्राइज तो उल्टा हमें मिल गया। कहाँ हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे और अब इसकी एंगेजमेंट भी सेलिब्रेट करेंगे। यह बोल वो मुस्कुराया। सूर्य ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और संभव को देखकर कहा, जैसा प्लान किया था सब वैसे ही होगा, बस रक्ष से कहना रेडी रहे। मेरे भाई वे रेडी है, रक्ष और महिका उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तू बता, तू रेडी है या नहीं? तू 2 धारी तलवार से एंगेजमेंट करने जा रहा है। अब तो हर रोज पहले इसमें जंग लड़ी जाएगी। कहीं ऐसा ना हो इन दोनों की जंग में हम शहीद हो जाएं। सूर्य समझ रहा था कि यश जानबूझकर उसे तंग कर रहा है, तो उसने भी उसकी बात पर जवाब देते हुए कहा, हाँ, सबसे पहले तेरी ही गर्दन पर चलाऊंगा। उसकी बात सुनकर यश ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों भाई, हमें मेरी क्या गलती है इसमें? कांड तू करे, शादी तू करे और मरूं मैं? उसकी बात पर संभव हंसने लगा तो सूर्य ने धीरे से मुस्कुरा दिया। जब ये तीनों घर वापस आए तो पैलेस बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वह देखने में ही खूबसूरत लग रहा था। वहीं पैलेस में एक बड़े से रूम में महिका और रक्ष डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। दोनों को ही चल दुआ और शौर्य बनकर सभी के सामने उनकी स्टोरी को प्रेजेंट करना था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सॉन्ग चुना था जिस पर वे दुआ और शौर्य की शुरू से लेकर अब तक की जर्नी लोगों को दिखा सकें। सूर्य और संभव दोनों अपने अपने रूम में चले गए। यश भी अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी दुआ ने उसे रोकते हुए कहा, यश बेटा, क्या ये तुम साया के घर ले जाओगे? यश ने उसके हाथ में थाल लेते हुए कहा, ऑफ कोर्स मासी, पर इसमें क्या है? दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कपड़े हैं और कुछ गहने हैं। कल साया पार्टी में यही पहनेगी। उसे कहना हमने कहा है कल उसे अपनी एंगेजमेंट पर यही पहनना है। यश ने मुस्कुराते हुए ओके मासी का और थाल लेकर चला गया। कल का इंतजार सभी को था। दुआ खुश थी। सूर्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसका रिश्ता साया से जुड़ रहा था, तो वहीं साया अभी भी उलझन में थी। उसकी उलझन में ही पूरा दिन निकल गया और शाम हो गई।
मानव जी जब रेडी होकर साया के कमरे में आए, उसे अभी भी उन्हीं कपड़ों में बैठे मानव जी ने कहा, बेटा अभी भी आप तैयार नहीं हुई? बेटा सब आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें देर हो रही है, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ। साया उठकर उसके गले लग गई और उनके गले लगते बोली, बाबा हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्या ये शादी करना ज़रूरी है? उसकी बात पर मानव जी मुस्कुराने लगी और फिर प्यार से उसका सर सहलाते हुए उन्होंने कहा, बेटियां पराया धन होती हैं। दुनिया के कोई भी पिता अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहता, पर यह मजबूर होता है समाज के बने इन नियमों के आगे कि बेटियों का असली घर उसका ससुराल होता है। इस नियम को सब ने माना है, कोई भी इसमें मुंह नहीं मोड़ पाया। फिर मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, मैं कैसे इस नियम को बदल सकता हूँ? शायद अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी दूर खुद से नहीं करता, हमेशा अपने सीने में यूं लगा कर रखता, पर यह सिर्फ कल्पना की बात है। हालांकि यही है कि हर बेटी को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है और दूसरे जाने का समय आ गया है साया, तुम्हारे लिए जाने का। उसकी बात पर साया रोने लगी। उन्होंने प्यार से साया का सिर सिलाया और चुप करवाया। तभी सांची ने अंदर आते हुए कहा, ओ मैडम आज अपनी एंगेजमेंट है और आप अभी तक तैयार नहीं है। और अंकल आप इसे क्यों छोटे बच्चों की तरह गोद में लिए रखे हैं? इसे कुछ कहिए, इसके ससुराल वाले इसका इंतजार कर रहे होंगे। सांची को देख मानव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सांची मैं तो समझा कर थक गया, अब तुम ही कुछ इसे समझाओ बेटा, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, इसे जल्दी से तैयार करके लेकर आओ। यह बोलकर वह चली गई। सांची ने डोर अंदर से लॉक किया और साया को दो चार बातें सुनाते हुए उसे तैयार करने लगी। कुछ ही देर में उसने साया को तैयार कर दिया। साया ने बहुत ही खूबसूरत गाउन पहना था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग रहा था। जब सांची साया को रेडी कर बाहर लेकर आई तो मानव जी भी उसे कुछ पल के लिए देखते रह गए। फिर वह सभी पैलेस के अंदर चले गए। वहीं उधर पैलेस में दुआ ने शौर्य को टाई पहनाते हुए कहा, छोटे बच्चे नहीं आप शौर्य जी, यह टाई आप खुद भी पहन सकते हैं। बाहर सभी गेस्ट आ गए और हम अभी तक यहीं हैं। शौर्य ने उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेटते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? इन्हें तुमने बुलाया है, तुम जानो है। मैं तो आज के दिन तुम्हारे साथ अकेले ही बिताना चाहता था, पर तुमने सबको बुलाया, मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। दुआ ने उसे घूर कर देखा और कहा, कि अब भूल गए आज हमारी एनिवर्सरी ही नहीं है, साया और सूर्यम की एंगेजमेंट भी है। आप बार बार खुद के ही बेटे को कैसे भूल जाते हैं? शौर्य ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर से हटाकर उसे कंधे पर रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मेरी जान तुम्हारा छोटा सा सूर्यम 26 साल का हो गया है और वह अपने लिए डिसीजन खुद ले सकता है। हम दोनों की उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके लिए वह 26 साल का है, हमारे लिए तो आज भी 6 साल का मासूम बच्चा है। ये बोल उसने बाहर जाते हुए कहा, आप जल्दी चलें, सब हमारा वेट कर रहे हैं। उसे जाते हुए देखकर शौर्य ने मन में कहा, 6 साल का बच्चा, मासूम, हाँ। दुआ जब गार्डन में आई तो देखा राखी, चित्रा, पायल, महिरा और आयशा सभी गेस्ट को वेलकम कर रही थी। उनके साथ राज, अभय, अनमय, विशाल और सिम्भा के सभी अपने बिजनेस पार्टनर्स के वेलकम कर रहे थे। तभी शौर्य भी उनके पास आ गया और ठीक उसी पल शांतनु भी हाथ में बुके लिए पार्टी में एंटर हुआ तो उसे देखकर विशाल ने कहा, शौर्य इस शांतनु को क्या तूने इनवाइट किया है? शौर्य ने चौंक कर उसे तरफ देखा जहाँ विशाल उसे देख रहा था। शांतनु को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। तभी राज ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, आज जो पार्टी में 4 चांद लग गए, दुआ का एक्स लवर भी और प्रेजेंट हस्बैंड भी। तभी उसका साथ देते हुए अनमय बोला, नज़र रखना होगा इन पर, कहीं ये फिर से दुआ पर लाइन न मारने लगे। इसकी बात पर शौर्य ने शांतनु को घूरते हुए कहा, इसे यहाँ बुलाया किसने है? इतने में अभय ने कहा, मैंने तो नहीं बुलाया। शौर्य ने सिम्बा की तरफ देखा तो उसने भी ना में सर हिला दिया। शौर्य को गुस्से में देखकर राज ने उसे समझाते हुए कहा, क्यों गुस्सा कर रहा है, बेचारा अब तो सुधर गया है और उस दिन उसने कहा था कि वह दुआ सिर्फ तेरी है, वो कभी तुम दोनों के बीच नहीं आएगा। और मैंने तो सुना है उसकी शादी भी हो गई है और उसकी एक बेटी भी है। उसकी बात पर अन्य बोला, अगर बेटी है तो बेटी दिख क्यों नहीं रही हमें, ये अकेले ही क्यों आया है?
और देख तो सही कितना सज धज के आया है, स्मार्ट लग रहा है देखने में। विशाल की इस बात से शौर्य ने गुस्से की आग में घी डालने जैसा काम किया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और उसी तरफ चला गया जहाँ दुआ खड़ी थी। वहीं उसने जाने के बाद राज ने विशाल के सर पर मारते हुए कहा, अबे, हम उसके गुस्से की आग पर बर्फ डाल रहे थे और तूने पेट्रोल छिड़क दिया। अब पता नहीं है क्या करेगा। उसका साथ देते हुए सिम्बा ने कहा, बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेता। पता है ना वो दुआ को लेकर कितना पॉजिटिव है। सबकी बात सुनकर विशाल ने मुंह बना लिया तो उसके उतरे मुंह को देखकर अभय ने कहा, अब अफसोस करके क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दुआ उसके बीच खड़ी गेस्ट से बातें कर रही थी और सभी उसे एनिवर्सरी विश कर रहे थे। तभी शौर ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मुड़कर देखा। वो उसका हाथ पकड़ उसे साइड में ले गया। क्या दुआ, आप हमें यहाँ क्यों लाए? दुआ के पूछने पर शौर ने कहा, क्या इस शांतनु को तुमने बुलाया है? हाँ, और अब वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और हमारे तो उनके साथ रिश्ते भी अच्छे हैं। ये सुनते ही शौर्य भड़क गया और गुस्से से बोला, तुम जानती हो ना वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, फिर भी तुमने उसे बुलाया। उसे रोकते हुए दा ने बीच में कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे थोड़ा तो ख्याल कीजिए अपनी उम्र का। वो बात कितनी पुरानी है। अब वो एक बेटी का बाप है। मुझे यह सब नहीं सुनना। अगर वह तुम्हारे आसपास भी मुझे दिखा ना तो मैं उसकी टोंग तोड़ दूंगा। शौर्य की बात पर दुआ हंसने लगी और उसे हंसते देखकर वो और चिढ़ गया। तभी शौर्य ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अब तुम हंस क्यों रही हो? यह बोलकर दुआ हंसने लगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ ही ऐड आ गया, हाँ, मैं तुम्हें देख लूंगा। शौर्य ने उसे घूरते हुए कहा और चला गया। उसे जाते देख दुआ की हंसी आई और तभी उसके पास आते हुए पायल ने पूछा, तुम इतना हंस क्यों रही हो? दुआ ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे भाई को इस उम्र में जलन हो रही है। यह सुनकर पायल भी हंसी छूट गई और वह हंसते हुए ही बोली, दुआ, तुम जानती हो ना भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं। यह उम्र हो या उम्र का कोई भी पड़ाव, भाई हर उम्र में तुम्हें लेकर पॉजिटिव रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। वैसे उन्हें जलन हो किसे रही है? उसके पूछने पर दुआ ने शांतनु की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनसे। पायल ने शांतनु को देखा और कहा, वो तो यहाँ आ गया, पर ये अकेला क्यों आया है? इसकी खूबसूरत बेटी कहाँ है? यह बोलते हुए पायल ने अपनी नज़रों को चारों ओर घुमाया और उसे सांची कहीं नहीं दिखी। उसे इधर उधर देखते हुए देखकर राखी उसके पास आते बोली, किसे ढूंढ रही हो? तेरे पति और तेरा बेटा तो वहाँ खड़े हैं। राखी ने संभव और राज की तरफ इशारा किया तो पायल ने उसे देखते हुए कहा, अरे यार, मैं उन्हें नहीं देख रही हूँ। तूने जो कल कहा था संभव और शांतनु की बेटी के बारे में, तो मैं उसकी बेटी को ढूंढ रही हूँ। शांतनु अकेला आया है, उसकी बेटी कहाँ है? अब हमें कैसे पता चलेगा तूने कहा वह सच है? शांतनु को देखते हुए राखी ने कहा, अरे यार, अब मुझे क्या पता वह आप अपनी बेटी को लेकर क्यों नहीं आएगा? वैसे लाना तो चाहिए था, मैंने तो फैमिली इनविटेशन भेजा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर तीनों ने पीछे देखा तो आयशा बोलते हुए उसके पास ही आ रही थी, साची, साया की दोस्त है, वह उसके साथ ही आएगी। अब ये सांची कौन है? पायल ने पूछा तो आयशा बोली, सांची शांतनु की बेटी है और तेरी होने वाली बहू। यह बोल वह कंधे से राखी को मारते हुए हंसने लगी। और उसे मेरी बहू बनाने से पहले पता तो चल जाए मेरा बेटा उसे पसंद करता भी है नहीं। एक बार उसे आने दे, फिर पता चल जाएगा। महिरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी चित्रा मीरा को लेकर उसके पास आ गई। मीरा को देखकर सभी मुस्कुराने लगी। तभी मीरा ने कहा, अरे मुहूर्त आज रात का ही है, सुबह का नहीं। साया अभी तक क्यों नहीं आई? किसी को भेज दे लेने के लिए? इतना समय तो हो गया, मेहमान भी आ गए, पर होने वाली बहू का कुछ अता पता नहीं है। दुआ ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, हमने ड्राइवर को भेजा है, साया बस आती होगी। मीरा फिर बोली, अरे वे तीनों साहबजादे कहाँ हैं? दिख क्यों नहीं रहे? उसके पूछने पर आयशा ने कहा, माँ, वे तीनों रेडी हो रहे हैं। तभी मीरा फिर बोली, चीकू और महिका कहाँ हैं? वे दोनों भी तो कहीं नहीं दिख रही। तो इस बार महिका ने कहा, माँ, वो दोनों तैयार हो रही हैं, बस आती होंगी। जहाँ इधर बातें चल ही रही थी वहाँ उधर यश और सूर्य तैयार होकर गार्डन में ही आ रहे थे।
तभी तीनों को रक्ष ने ज्वाइन किया और सूर्य को देखकर रक्ष ने उस पर कमेंट किया, क्या बात है, आज तो पहले भी से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। इस बात पर यश ने कहा, भाई आज उसका दिन है, वो लगेगा ही हैंडसम। तो रक्ष बोला, पर तू भी आज कुछ कम नहीं लग रहा है। यह सुन यश ने हंसते कहा, लग तो तू भी कुछ कम नहीं रहा है, क्या सूर्य के साथ आज तू भी एंगेजमेंट कर रहा है। उसकी बात पर रक्ष ने मन में कहा, काश मैं कर पाता, पर अभी तो सबको मनाना है। ये सब बाहर आए वे सब बाहर आए तो मीरा ने साथ सबने उन्हें घेर लिया, उसकी बाहें लेने लगी। वहीं अंदर चीकू और मीरा अपनी हेयर स्टाइलिश और मेकअप आर्टिस्ट से परेशान थी। आज वे दोनों उन्हें इतने अच्छे से तैयार कर रही थी कि महिका खुद को मिरर में देखते हुए बोली, क्या मेरी मॉम ने तुम्हें मुझे ऐसे तैयार करने के लिए कहा है। उसके पूछने पर उस मेकअप आर्टिस्ट ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं चीकू चिढ़कर अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बोली, तुम क्या कर रही हो मेरे बालों के साथ, मुझे सिंपल हेयर स्टाइल पसंद है, तुम यह सब क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे ये सब नहीं चाहना। तभी चीकू की उसकी हेयर स्टाइलिस्ट बोली, मैम प्लीज़ बैठी रहिए, आप हमें मैम ने ऑर्डर दिया है, ये मेकअप ये हेयर स्टाइल सब उन्हें सिलेक्ट किया है, हमें आपको उनके अकॉर्डिंग ही तैयार करना है, अगर कोई कमी रह गई तो मैम हमें डांटेंगी। उसके बाद पर चीकू मुँह ना कर खुद से बोली, मेरी माँ से तो मैं ही नहीं सभी डरते हैं, पता नहीं वह लेडी गागा कितनों पर अपना हुक्म चलाती है। उसकी बात सुनकर महिका हंसने लगी और हंसते हुए बोली, यार चीकू, चित्रा मौसी कितनी स्वीट है और कितनी प्यारी भी, पता नहीं तूने उनका नाम लेडी गागा क्यों रखा है। चीकू ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, मेरी जगह लेकर देख, फिर तुझे पता चल जाएगा मैंने उनका नाम लेडी गागा क्यों रखा है। वह बोल उसके मिरर में देखते हुए कहा, ऐसे लग रहा है एंगेजमेंट साया की नहीं मेरी हो रही हो। उसकी बात पर महिका मुंह दबाकर फिर से हंसने लगी। वे दोनों जब रेडी होकर बाहर आई तो सब उन्हें देखते ही रह गए। बार्बी गाउन, लाइट मेकअप, क्यूट सी स्माइल में वे दोनों ही परी जैसी लग रही थी। उन्हें देखकर सब मुस्कुरा रहे थे कि तभी विशाल और सिम्बा चीकू और महिका के पास चले आए। विशाल ने चीकू के सिर पर हाथ रखते कहा, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी प्रिंसेस। यह बोलकर उसने चीकू के सिर पर किस कर लिया। वहीं सिम्बा ने भी महिका के गले लगाकर कहा, माई एंजल लुकिंग ब्यूटीफुल। महिका उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। वहीं उनसे कुछ दूर पर खड़ी महिरा और चित्रा उन्हें ही देख रही थी। तभी पायल ने महिरा से कहा, तूने चीचू को बताया ना या नहीं, सोचा था इन्हें भी सरप्राइज़ दूंगी, पर लगा कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसलिए रात को ही मैंने उन्हें बता दिया। पायल उनकी बात पर मुस्कुराने लगी। वहीं सिम्बा ने महिका को गले लगाए हुए कहा, मुझे नहीं पता था मेरी मही इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी और एक दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। यह सुनकर महिका उसके गले लगे हुए ही उसे देखते हुए बोली, डैड ये आप किस बारे में कर रहे हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यह बोलकर उसने मन में कहा, इसीलिए तो मैंने रक्षित जी को चुना है, आपने शादी करके मैं हमेशा आपके और मॉम के साथ ही रहूँगी। तभी सिम्बा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते कहा, हाँ मैं खुशनसीब हूँ, मेरी माई हमेशा मेरे पास रहेगी, अपने नए जीवन में खुश रहना बेटा। मेघा सिम्बा की बात सुनकर सोचने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड आज उसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। ज़्यादा ना सोचते हुए उसने अपने ख्यालों को झटक दिया और फिर से सिम्बा के गले लग गई। वहीं उधर विशाल बड़े ध्यान से चीकू को देख रहा था। तभी चीकू ने उसे देखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं डैड, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं समझ गई, आप मुझे इस मेकअप और ड्रेस में पहचान नहीं पा रहे हो ना, तो आप इसकी शिकायत मॉम से करिए, उनके कहने पर ही मैंने इसे पहना है। मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ ना डैड। विशाल ने उसके माथे पर चूमकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते कहा, मेरी प्रिंसेस तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल आसमान से आई परी की जैसी। तुम्हारी माँ की चॉइस बहुत अच्छी है, रेड ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। उसकी बात पर चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स डैड, मम्मा की चॉइस अच्छी है क्योंकि आप मेरे डैड हो, इससे बेस्ट चॉइस और क्या हो सकती है मॉम की। उसके ये कहते पीछे से चित्रा ने कहा, अच्छा और तुम्हारी डैड की चॉइस कैसी है। चीकू फ्लो में बोलती है, डैड की चॉइस सो है। उसके बोलते ही उसके सिर पर चित्रा ने मारते हुए कहा, अपने डैड की चमची,
मैं तुझे इतनी बुरी लगती हूँ हैं? मैं हाँ नहीं करती तो तेरे डैड मजनू की तरह इधर उधर घूमते रहते। उसकी बात सुनकर विशाल उसे घूरते बोला, नहीं प्रिंसेस, मैंने तुम्हारी मॉम से शादी करके उसे पर एहसान किया है। इसकी बात पर भरोसा मत करना, यह खुद मेरे पीछे पीछे घूमती थी। जब चीकू ने देखा कि वहाँ का मौसम खराब हो गया है और बादल फटने वाला है तो वह मौका देखकर दोनों को लड़ता छोड़कर वहाँ से गायब हो गई। दुआ सूर्य के पास खड़ी उससे बात कर ही रही थी कि तभी शांतनु उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ गया। उसने दुआ के हाथ में बुके पकड़ाते हुए कहा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी दुआ। बोलते हुए उसने दुआ की तरफ एक हाथ बढ़ा दिया। इससे पहले दुआ उसके हाथ को अपने रखती तभी शौर ने शांतनु के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहा, आज मेरी भी एनिवर्सरी है, मुझे भी बधाई दो। बधाई दे सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। उसकी बात पे शांतनु हंसने लगा और वह समझ गया कि शौर उसे जेलस हो रहा है। तभी उसने इस बात को इग्नोर कर कहा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी तुम दोनों को। शौर्य इसकी बात पर जबरदस्ती से मुस्कुरा दिया। दुआ शौर्य के गुस्से से देख सकती थी। तभी उसने शौर्य का ध्यान डाइवर्ट करते हुए शांतनु से कहा, आप अकेले आए हैं, सांची नहीं आई आपके साथ। उसके पीछे पर शांतनु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह साया के साथ आ रही है। उसके बोलने ही पीछे से एक आवाज़ आई, डैड। आवाज़ सुनकर सभी ने पीछे देखा तो सांची साया के साथ आ रही थी। मानव जी और काका उसके पीछे सभी बच्चों को लेकर आ रहे थे। सूर्य ने जैसे ही साया को देखा तो वो उसे देखता रह गया। साया बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लहंगा पहना था। दुआ ने उसके लिए बेबी पिंक कलर का लहंगा पहनाया था जिसमें वो गुलाब जैसी लग रही थी। सबकी नज़र साया पर ही जम गई थी। सब उसे ही देख रहे थे। साया की नज़र जैसी सूर्य पर गई, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वो सूर्य को देखते हुए जा रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ गया और वो गिरने लगी, पर सांची ने उसे संभाल लिया। तो वहीं ये देखकर सूर्य उसके पास आने लगा तो उसका हाथ पकड़ते हुए आयशा ने कहा, सूर्य आराम से, वो तेरी है और तेरे पास ही आ रही है। आयशा को उसे परेशान करते देखकर दुआ ने कहा, क्यों तंग करिए मेरे बेटे को, और उसे अपनी परवाह है। इस परवाह नहीं, इसे प्यार कहेंगे। चोट एक को लगी और दर्द दूसरे को हुआ। राखी मुस्कुराते बोली और उसकी बात सुनकर सूर्य ने खुद से कहा, क्या मुझे साया से प्यार हो गया है, पर यह कैसे हो सकता है। मैं तो उससे, ये कहते हुए रुक गया। उसकी नज़र साया पर थी और उसके चेहरे से उसे किसी और का चेहरा दिख रहा था। आज सूर्य को साया के चेहरे पे किसी और का चेहरा दिख रहा था और साया और शौर्य को सभी एनिवर्सरी विश कर रहे थे। साया ने भी उनके पास जाकर उन्हें एनिवर्सरी विश किया तो दुआ ने प्यार से उसके सिर पर सहलाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी मीना के कहने पर दुआ और शौर्य दोनों अपनी एनिवर्सरी का केक कट करने के लिए स्टेज पर आ गए। सभी की नज़र दोनों पर ही थी और वे दोनों भी सबको देख मुस्कुरा रहे थे कि तभी दुआ की नज़र सामने गई और वह अपने सामने खड़े शख्स को देखकर हैरान रह गई। पर अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से भागते हुए उस शख्स के पास गई और उसके गले लगकर बोली, आरव तुम आ गए। आरव मुस्कुराया और उसने दुआ को अपने गले लगाते हुए ही कहा, आपने बुलाया तो मैं कैसे नहीं आता। ऐसे कभी हुआ है आप मुझे बुलाए और मैं ना आऊँ। आरव अपने मम्मी पापा और अपनी वाइफ के साथ फॉरेन में सेटल हो गया था। उसे एक अच्छी जॉब ऑफर हुई थी, इसलिए वह अब शौर्य के मामा की तरह फॉरेन में ही रहता था और एक एनआरआई बन गया था। दुआने के बुलाने पर ही वह उसे मिलने इंडिया आया था। सॉरी मैं भूल गई है आरव कौन था। अगर आप कोई कमेंट बॉक्स में बता सके तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड कराइएगा। दुआ उसके गले लगकर रो रही थी। उसने टाइटल, ओह सॉरी, आरव उसका भाई है। सॉरी, दुआ का भाई है आरव। दुआ उसके गले लगकर रो रही थी। इतने टाइम बाद वो आरव से मिल रही थी, इसलिए वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। तभी उसे रोते देखकर आरव ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, अब आप क्यों रो रही हो। आपा मैं आ गया ना। उसकी बात पर दुआ ने रोनी आवाज़ में कहा, अच्छा तुम आ गए। पता है कितने कॉल किए हमने तुम्हें, तब जाकर आए हो तुम तो वहाँ जाकर अपनी आपा को भी भूल ही गए हो। तभी आरव ने उसकी बात पर कहा, आपा ऐसे कभी हो सकता है क्या, मैं आपको भूल जाऊँ। दुआ ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा,
अम्मी अभी को साथ क्यों नहीं लाई? जिस पर आरव ने कहा, आप तो जानती हैं ना अपा, वे दोनों ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है, इसलिए मैं ही आ गया। पर डोंट वरी, मैं आपकी और आपकी बात करवा दूंगा उनकी। दुआ ने मिलकर आरव सबसे मिलने लगा। आरव की उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो शौर से महज 15 साल ही छोटा था। सबसे मिलकर वो शौर के गले लग गया। दुआ स्टेज पर आ गई और उसने शौर के साथ मिलकर केक कट किया। उसके केक कट करने के बाद जोर जोर से तालियां बजने लगी। दुआ ने पहले शौर को और फिर मीरा को और फिर सभी को केक खिलाया। तभी चीकू ने स्टेज पर आ गए माइक में कहा, आप सभी इस ब्यूटीफुल कपल को तो देख रहे हैं, पर क्या आपसे कोई इस खूबसूरत कपल की लव स्टोरी की जर्नी जानता है? नहीं ना? पर आज आप सब जान जाएंगे कि ये दो अलग अलग लोग एक साथ कैसे आए और एक दूसरे के साथ इस खूबसूरत बंधन में कैसे बंधे। अनाउंसमेंट करने के बाद चीकू स्टेज से उतरकर नीचे आ गई। तभी स्टेज की लाइट बंद हुई और दोबारा ऑन हुई तो स्टेज पर रक्ष और महिका खड़े थे। बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत म्यूजिक चल रहा था और वे दोनों उस सॉन्ग पर परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने शौर्य और दुआ की जर्नी की बहुत ही खूबसूरती से अपने डांस के जरिए दिखाया था। सभी ये देखकर खुश थे। शौर्य अभी ये देखकर मुस्कुरा रहा था। दुआ और शौर्य दोनों ने अपनी बीती जर्नी में चले गए थे। तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया तो दुआ ने उसकी तरफ देखा तो शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए। तभी दुआ ने भी उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, शुक्रिया हमें अपनाने के लिए, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं शौर्य जी। तो शौर्य ने उसका हाथ साथ देते हुए कहा, मैं आज भी सोचता हूँ दुआ, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मेरी ज़िंदगी कैसी होती। तुम्हारे बिना तो मैं लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय एंजल। जब रक्षा महिका अपना परफॉर्मेंस खत्म कर स्टेज से नीचे उतरे तो दुआ और शौर्य दोनों ही स्टेज पर गए। उन्होंने आज की शाम के लिए सबको धन्यवाद कहा और तभी दुआ ने माइक में साया और सूर्य की एंगेजमेंट के बारे में सबको बताया। यह सुनकर सभी फिर से ताली बजाने लगे कि तभी वे दोनों स्टेज पर गए। दूसरे के सामने खड़े हुए सभी सूर्य साया के साथ ही रहा था। अभी सूर्य साया को देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। उसने चौंक कर उस दिशा में देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। उसके सामने अक्षर और ईशा खड़े थे। तभी अक्षर ने उनके पास आते हुए कहा, हे चैम, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो, वो भी अपने दोस्त के बिना। सूर्य अक्षर को देखकर खुश हो गया। उसे देखकर उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसकी खुशी को बयां कर ही नहीं कर रही थी कि वही साया पहली बार सूर्य को किसी मुस्कान देख रहा था। उसे देखकर साया को समझने में देर नहीं लगी कि यह शख्स उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। सूर्य तुरंत ही स्टेज नीचे आया और अक्षर के गले लग गया। वहीं ईशा भी दुआ के गले लगकर सबसे मिल रही थी। तभी सूर्य ने उसके गले लगे हुए कहा, आप अब आ रहे हैं, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। अक्षर मुस्कुराया और उसने सूर्य के कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, जानता हूँ आने में थोड़ी देर कर दी मैंने, पर क्या करूँ बेटा, अब दिल्ली आने का मन नहीं करता। तेरी जिद थी इसलिए आया हूँ, वरना इस शहर से तो मैंने अपना रिश्ता सालों पहले ही तोड़ दिया था। उसके बाद में छुपे दर्द को सूर्य महसूस कर पा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। वहीं ईशा के सबसे मिलने के बाद दुआ उससे साया के पास ले आई और उसे साया से मिलवाते हुए बोली, ईशा मिलो, इससे ये साया मुखर्जी, तुम्हारे सूर्य की होने वाली वाइफ। ईशा की नज़र साया के चेहरे पर घूम रही थी, पर उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। पर उसकी आंखों में एक उदासी छाई हुई थी। कुछ अधूरे सपने, कुछ टूटी उम्मीद और की झलकी उसकी आंखों में दिख रही थी। उसने अपनी भावनाओं को आंखों में ही कहीं कैद कर लिया और साया के सिर पर प्यार से सहलाते बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम बेटा, खुश रहो, तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। साया ने कुछ नहीं कहा और उसकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दी। अक्षर भी साया से मिलते ही साया बहुत प्यारी लगी। तभी वे दोनों सबसे मिलकर एक कोने में जाकर खड़े हो गए। ईशा ने साया और सूर्य को देखते हुए अक्षर से कहा, क्या क्या सोचा था हमने,
पर देखो सब कुछ अधूरा रह गया। अक्षर ने सूर्य को देखते हुए कहा, इसलिए कहते हैं सोची हुई बात कभी पूरी नहीं होती, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। उसकी बात सुनकर ईशा की आंखों में आंसू आ गए और वह दोनों को देखते बोली, अगर आज इच्छा होती तो साया की जगह वह होती। बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। तभी अक्षर ने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, नहीं ईशा, जो बीत गया वो अतीत है। तुम अतीत को याद कर आज को खराब नहीं कर सकती। सूर्य किस्मत से जिसे होना था सूर्य की किस्मत में जिसे होना था, हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। ईशा के रोते हुए सिर हिला दिया। वहीं सब बड़ों की सहमति से सूर्य ने साया को रिंग पहनाई तो साया ने भी अपने बाबा की लाई हुई रिंग उसको, जिसका मोल तो बहुत कम था पर उसमें प्यार बहुत था, उसने जैसे ही सूर्य को रिंग पहनाने सब ताली बजाने लगे। रिंग एक्सचेंज होते ही दोनों के ऊपर सब फूल बरसा रहे थे। तभी दोनों की एंगेजमेंट के बाद आयशा और चित्रा दोनों स्टेज पर आई और दोनों ने चीकू और यक्ष को अपने पास बुलाया। पहले तो दोनों समझ नहीं आया कि वह उन्हें क्यों बुला रहे हैं, पर फिर ज़्यादा ना सोचते हुए वे दोनों ही स्टेज पर चले गए। तभी चित्रा ने दोनों की एंगेजमेंट अनाउंसमेंट की तो वे दोनों ही यह सुनकर हैरान रह गए। राखी और महिरा भी राखी और महिका को अपने साथ स्टेज पर ले आई और उन्हें भी हैरानी का झटका देते हुए एक एक रिंग दोनों के हाथ में पकड़ा दी तो दोनों चौंकते उन्हें देखने लगे। तभी दोनों ने चारों से कहा, आपको क्या लगा हमें आपके बारे में जान नहीं पाएंगे? अरे हम तो उसी दिन समझ गए थे जब दोनों चीकू और महिका को बाहर लेके गए थे। उस दिन तो सिर्फ हमें शक हुआ था, पर हमारा शक यकीन में तब बदला जब चीकू और महिका माँ से बात कर रही थी। माँ तो उठकर चली गई थी, पर यह दोनों अपनी बातों में ही मग्न थी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि हम सब दोनों की बातें सुन रहे हैं। दुआ की बात सुनकर वे सभी हैरान रह गए और फिर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तो वहीं संभव और सूर्य दोनों मुस्कुरा रहे थे। दोनों को मुस्कुराते देखकर यक्ष और रक्ष ने मन में ही कहा, खुद से कहा, अच्छा तो तुम दोनों को भी पता था? उन्हें ऐसा शौक में खड़े देखकर पायल ने कहा, इतना क्या सोचो, अगर एंगेजमेंट नहीं करनी है तो जा सकते हो। उसके बोलते चीकू और महिका ने नाम में सिर हिला दिया और रक्ष और यश ने एक साथ कहा, अरे नहीं करनी, अरे नहीं करनी है। दोनों की बात सुनकर सभी हंसने लगे। फिर दोनों ने ही रिंग एक्सचेंज की और उनके ऊपर भी सब फूल बरसाने लगे। चीकू और महिका को अब समझ आ रहा था कि दोनों को वे मेकअप आर्टिस्ट इतने अच्छे से तैयार क्यों कर रही थी। तो वहीं यश और रक्ष भी समझ गए थे कि उन्हें ये ड्रेस पहनने के लिए क्यों कहा गया था। जब रिंग एक्सचेंज के बाद यश स्टेज से उतर रहा था तो उसके सामने अचानक ही विशाल आ गया। उसे देखकर यश ने आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने विशाल को देखते हुए मन में कहा, ससुर जी ऐसे क्यों देख रहे हो, मत देखो ऐसे, मुझे डर लगता है आपसे। तभी विशाल ने उसके पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखते कहा, उम्मीद करता हूँ अब तुम मुझसे ज़्यादा लड़ोगे नहीं और ना उसे परेशान करोगे। उसकी बात पर यश ने हाँ में सिर हिला दिया और मन में कहा, लड़ूंगा तो नहीं पर परेशान तो करूँगा। आफ्टर ऑल वह मेरे होने वाली बीवी है, उसे परेशान करने का हक तो सिर्फ मुझे ही है। स्टेज से नीचे आते ही रक्ष का सामना भी सिम्भा से हुआ। सिम्भा को देखते ही वह समझ गया कि वह उसे क्या बात करने आया है, इसलिए वह बोलने से पहले ही रक्ष ने कहा, डोंट वरी अंकल, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा, वह मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। रक्ष की बात सुन सिम्भा को इम्प्रेस कर गई और वह महिका को बहुत प्यार करता था, पर फिर भी एक पिता होने के नाते अपना डर दूर करते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रक्ष उसकी बात पर मुस्कुराने लगा, बिल्कुल अंकल मत छोड़ना, अगर वह मेरी वजह से रोई तो, और मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। ये बोल हंसने लगा तो उसके साथ सिम्बा भी मुस्कुराने लगा। सभी खुश थे और एक दूसरे के साथ कंपनी एंजॉय कर रहे थे और अपनी खुशियाँ बांट रहे थे। वही सांची संभव की नज़रों से बसते हुए इधर उधर छुप रही थी। सभी खुश थे और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे थे। वही सांची संभव की नज़रों से बचने हुए इधर उधर छुप रही थी। जब से साया आई थी
संभव तभी से सांची को ढूंढ रहा था। उसकी एक ही झलक उसने देखी थी और फिर उसकी आंखों के सामने से वो गायब हो गई। उसकी नज़रें लोगों को भीड़ में सांची को तलाश भी नहीं थी, पर भीड़ में छुपी हुई थी। उसके न दिखने पर संभव ने खुद से गुस्से में कहा, कहाँ हो तुम सांची? मुझे तुमसे बात करनी है और तुम हो कि मुझसे छुप रही हो। मेरे सामने क्यों नहीं आती हो तुम? ये बोलते उसकी नज़र सांची को तलाश रही थी कि वहीं सांची एक टेबल के पीछे छुपी संभव को देखते हुए खुद से बोली, अब इन्हें क्या चाहिए? मैं ये क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मुझे किस कर दिया? मुझे सुनाया, मेरे पीछे अपने आदमी छोड़ रखे हैं। अब इन सब में इनका मन नहीं भरा जो अब ये खुद ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। आखिर इन्हें मुझसे चाहिए क्या? सांची संभव को देखते हुए गुस्से से बोली जा रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर रखा था कि तभी साया ने उसके पास आते हुए कहा, अरे सांची, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? किसी से छुप रही हो क्या? सांची ने एक हाथ से अपना माथा पीट लिया और मुंह बनाकर बोली, बेड़ा गर्क। ये कहकर उसने तिरछी नजरों से संभव को देखा तो अब वो भी उसी को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा, सवाल और शिकायत थी। उसने जल्दी से संभव से नजरें फेरी और साया की तरफ देखकर बोली, नहीं, मैं क्यों किसी से छुपूंगी? मेरा तो झुमका नीचे गिर गया था, बस मैं वही ढूंढ रही थी। तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जाकर अपने इन लॉस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। यहाँ क्या कर रही है? तभी साय ने उसका हाथ पकड़ लिया और परेशान होकर बोली, सांची, हमें थोड़ा डर लग रहा है। हम कैसे? इतने में ही सांची ने उसे रोकते हुए बीच में कहा, साया, आई नो मेरी जान, यह नई शुरुआत है, नया परिवार है, नए लोग हैं, सबसे घुलने मिलने में टाइम लगेगा, पर कोशिश तो कर। अब यही तेरा अपने लोग हैं, तुझे उनके साथ ही रहना है। अब तू जितना ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी उतना ज़्यादा तू उन्हें समझ पाएगी। और तेरी सास, वह तो कितनी प्यारी है यार, तुझे अपनी बेटी बनाकर रखेंगी। उसके समझाने पर साया को थोड़ा अच्छा फील हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सांची, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। सांची ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ये कितना थैंक्स बोलेगी? मैंने कोई महान काम नहीं किया है, मुझसे ज़्यादा समझदार तो तू है, बस अभी थोड़ी नर्वस है। चल अब जा अपने इन लॉज के साथ जाकर टाइम स्पेंड कर। उसकी बात मानकर साया चली गई। उसके जाने के बाद सांची ने इधर उधर देखा तो उसे संभव कहीं नहीं दिखा और उसे ना देखकर सांची ने सुकून की सांस ली और अपने हाथ को नचाते हुए बोली, चलो अच्छा है, मैं भी चले गए, मैं तो खामखा ही इनसे डर रही थी। ये बोलकर सांची ने सिर हिलाया और अपना गाउन संभालते हुए जाने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसकी भाव पकड़ते हुए अपने एक साथ हाथ से उसके हाथ को ढक दिया और उसे ज़बरदस्ती उठाकर बैकयार्ड साइड में ले आया। वहाँ काफ़ी अंधेरा फैला हुआ था, हल्की रोशनी वाले कुछ ही बल्ब जल रहे थे। सांची लगातार उस शख्स को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी सारी कोशिश उस शख्स की ताकत के सामने कमज़ोर पड़ गई। तभी उस शख्स ने सांची को दीवार से लगाते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर कर दिया। जैसे ही सांची कुछ बोलने को हुई, उस शख्स ने फिर से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अपनी दबी दबी आवाज़ में कहा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आवाज़ सुनकर वह समझ गई कि उसे यहाँ लाने वाला संभव है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कुछ बोलना चाहा, पर उसके मुंह पर संभव का हाथ होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी कि संभव ने उसके हाथों को और कसकर पकड़ते हुए उसके चेहरे के थोड़ा सा नज़दीक जाकर कहा, जवाब दो मुझे, मैं देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, क्यों? उसकी बात पर सांची ने उसे घूरते मन में कहा, पागल बेवकूफ़ आदमी, मेरे मुंह से तो हाथ हटाओगे तभी तो मैं कुछ बोलूँगी ना, दिमाग तो जैसे कि है ही नहीं आपके अंदर। तभी उसने अपने पैर से संभव के पैर पर कर मार दिया तो संभव ने जल्दी से उसके मुंह पर से हाथ हटा दिया और उसने अलग होकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने मुझे मारा क्यों? सांची ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, दिमाग मेरा नहीं आपका खराब हो गया है, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं और ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे आप मेरे साथ? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? शबनम ने उसे देखते हुए कहा तो सांची भी उसके ऊपर पलट वार करते बोली, पहले आप मुझे बताइए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम जानना चाहते हो
मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आई हूँ? ये बोलते ही उसने सांची के दोनों बाहें पकड़ ली और उसे दीवार से लगाते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इतनी देर से तुमसे यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा था और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। सांची ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, एक सेकेंड, आप अपने आप को इतनी इंटेलिजेंट इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मैं क्यों आपको इग्नोर करूँगी? और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। छोड़े मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे यहाँ से जाना है। उसकी बात सुनकर संभव की भौहें सिकुड़ गई और वो गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? क्या तुम भूल गई हो 2 दिन पहले हमारे बीच क्या हुआ था? संभव अभी भूल ही रहा था कि इतने में सांची ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, इट्स जस्ट एक्सीडेंट। यह सब तो एक्सीडेंटली हुआ है। उसकी शुरुआत भी आपने ही की थी, जो इट्स योर फॉल्ट। संभव ने उसकी भाव को और कसकर पकड़ लिया और दांत पीसकर बोली, क्या कहा तुमने? माय फॉल्ट? मिस सांची मल्होत्रा, क्या बोल रही हैं आप? क्या आप भूल गई हैं? आप भी मेरा साथ दे रही थी, जिसे आप मेरी गलती बता रही हैं। उस गलती में आप भी बराबर की हिस्सेदार हैं। और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आपने मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्यों मेरा साथ दे रही थी? आपके साथ ने मुझे और एग्रेसिव कर दिया था, मुझे एनकरेज किया था कि मैं वह सब करूं। अगर आप साथ नहीं देती तो शायद मैं एक किस के बाद ही पीछे हट जाता। उसकी बात सुनकर सांची ने गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? एक किसके बाद आप पीछे हट जाते? उस समय आपको किसी चीज़ का होश भी नहीं था। ना जाने कौन सा नशा पर हावी हो गया आप पर, और आप पीछे हट नहीं रहे थे, आप और आगे बढ़ रहे थे। मत भूलिए कि आपने मेरे साथ क्या क्या किया था। हाँ, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? इस बात पर सांची ने कहा, मैंने रोका था पर आप नहीं रुके, क्योंकि आप रुकना ही नहीं चाहते थे। आपको तो आगे बढ़ना था ना। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ मिस्टर संभव, समझाइए मुझे। मैं तो आपकी दुश्मन थी ना, फिर क्यों आपने मुझे किस किया? क्यों मिस्टर संभव, अपने दुश्मनों को देखकर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते? क्यों आप बेकाबू हो गए? क्यों मेरे इतने करीब आ गए? बताइए। इसकी बात सुनकर संभव उसे नजरें चुराने लगा और यह देखकर सांची ने कहा, नजरें क्यों चुरा रहे हैं? आप मेरी आंखों में देखकर बताइए मुझे, क्यों किया आपने वो सब मेरे साथ? उसके सवाल पर संभव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें फेरते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं क्यों वह सब किया? मैंने उस दिन से पहले तो वो सब कभी नहीं किया, फिर उस दिन ही मैंने क्यों किया? उसकी बात पर सांची उसे देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती आपने पहले क्या किया क्या नहीं किया, पर आपने जो किया उसके लिए मैं आप पर हरेसमेंट का केस कर सकती हूँ। यह बात सुनते ही संभव उसे घूर कर देखने लगा और एक कदम आगे बढ़कर उसके पास गया, उसकी भाव पकड़ते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझ पर हैरेसमेंट का केस करोगी? मिस सांची मल्होत्रा, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हाँ, हो गया है मेरा दिमाग खराब, क्योंकि आपने बिना मेरी मर्जी के मुझे किस किया। पागल लड़की, मैंने तुम्हारी मर्जी की तुम्हें किस किया, पर किस में तुम भी इन्वॉल्व थी, समझी तुम? उसकी बात पर सांची उसे घूर कर देख रही थी। तभी समर ने आगे कहा, तुम मुझ पर केस करने वाली ना? ठीक है, करो, कैसे भी, मैं भी तैयार हूँ। यह बोलकर उसने उसके करीब जाने लगा तो उसे खुद के ऊपर झुकते देख सांची उसकी आंखों में देखते बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? दूर रहिए मुझसे। नहीं दूंगा, पास होऊंगा तुम्हारे। अब तुम मुझ पर केस कर ही रही हो तो मैं भी अब वो सब करूँगा जिसके चांसेस तुम मुझ पर जिसके चार्जेस तुम मुझ पर लगाने वाली हो। उसकी बात सुनते ही सांची उसे हैरानी से देखने लगी। दिमाग खराब हो गया क्या आपका? छोड़िए मुझे। संभव ने नाम में सिर हिलाया और उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ लिया, जिससे सांची का चेहरा ऊपर किया और उसके गुस्से से लाल पड़ चुके चेहरे को देखने लगा। उसकी नज़रें गुस्से में कांपते उसके होठों पर नज़र रुकी। उसके होठों को देखने को तिरछा मुस्कुराया और अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। वहीं इधर अक्षर, ईशा, दुआ, आयशा, शौर्य, राज, पायल, राखी, अभय, विशाल, चित्रा, महिरा, सिम्बा, अनमय सभी एक टेबल पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी आयशा ने ईशा से कहा, दिस इज़ नॉट फेयर ईशा, तुम दोनों अकेले आ गई ना? तुम्हारे साथ अंकल आए ना अक्षय आया,
अरे यार, कम से कम अक्षय को तो अपने साथ ले आती। हाँ यार ईशा, अक्षय को देखे हुए कितना समय हो गया है। अगर वो आता तो हम सब भी उसे मिल लेते। पायल बोली। तभी उसका साथ देते हुए दुआ ने कहा, अक्षर जी, आप अक्षय को क्यों नहीं लाए? और पापा, अंकल, वे दोनों क्यों नहीं आए? आपको सबको अपने साथ लाना चाहिए था। सबकी बात सुनकर अक्षर ने मुस्कुराते हुए कहा, अनाया, अक्षर अब पहले जैसा नहीं रहा है। वो वर्कहॉलिक हो गया है। उसने मेरा सारा बिजनेस अकेले संभाल रखा है और पापा और अंकल अक्षय के साथ वेडिंग डे पर ही आएंगे। यह तो अच्छी बात है। अक्षय जिम्मेदार हो गया है। अब तुम्हें भी उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। दुआ की बात पर ईशा मुस्कुराते बोली, अच्छी लड़की कहाँ ढूंढूं मैं उसके लिए अच्छी लड़की? दुआ, तू जानती है अक्षय कितना जिद्दी हो गया है। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। उनसे कुछ दूरी पर एक और टेबल लगी थी। वहाँ सभी यंगस्टर बैठे थे और बातें कर रहे थे, सिवाय दो लोगों के, संभव और सांची की। सांची बार बार संभव को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर संभव ने उसके हाथ को अपने हाथों में लॉक कर रखा था और सांची की कोशिश को अपनी ताकत के नीचे दबा जा रहा था। जब वे उस किस से सेटिस्फाई हो गया, तब उसने सांची को रिलीज किया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।